सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पुरुष सूक्त। एक छन्न सी आवाज हुई और डाइनिंग रूम का पूरा फर्श दाल भात से सने कांच के टुकड़ों से भर गया। ये दाल है कि जहर? नमक ही नमक भर दिया है, बाबूजी ने फुफकारते हुए कहा और तैस के साथ उठ खड़े हुए। सबके सब अवाक, उनका मुंह ताकते रह गए। उसी समय सुयस की सधी हुई रोबदार आवाज गूंजी, बाबूजी प्लीज थोड़ी देर अपनी जगह पर बैठे रहिए। बाबूजी हैरत से देखते रह गए। बेटे की यह मजाल कि उनसे इस आवाज में बात करे। दूसरे ही पल उन्हें याद आ गया कि इस घर का मालिक वही है। इस बात का एहसास होते ही वे चुपचाप बैठ गए, ऊपर से चुपचाप पर मन में उफनते हुए। हंगामा सुनकर रसोई से पंडित और बाहर से गणपत दौड़े चले आए थे। सुयस ने कहा, फटाफट यह फर्श साफ कर लो, एक बार झाड़ू लगाकर कांच के टुकड़े उठा लो, फिर गीले कपड़े से पोंछा लगा लेना ताकि कांच की किरीचें न रह जाएं, और वह कपड़ा डस्टबिन में डाल देना। फिर उसने बेटे से कहा, क्षितिज तुम स्लीपर पहने हो ना? जाओ दादाजी के कमरे से उनकी चप्पलें ले आओ, संभाल कर जाना, समझे? बाबूजी की जिद थी कि वे चप्पल पहनकर खाना नहीं खाएंगे, इसीलिए डाइनिंग टेबल पर भी नंगे पांव ही आते थे। माँ तुम तो पांव में पहने हो ना, नहीं तो रुनझुन तुम्हारी भी चप्पलें ले आएगी। वे तो मेम साहब हैं, जरूर पहने होंगी, बाबूजी ने तलखी के साथ कहा और अपनी चप्पल पहनकर कमरे से बाहर चले गए। खाने का एक तरह से सत्यानाश ही हो गया था। फर्श साफ होने तक मजबूरन बैठना पड़ा। माँ जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और आंखों में आंसू छलक आए थे। सब लोग उठे तो वे भी उठ गईं और सिर झुकाए अपने कमरे में चली गईं। पंडित जरा बच्चों को ठीक से खिला देना, सुयस ने कहा और अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे रेवा भी अपने कमरे में आते वह बोली, इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने कि आज मॉल में घूम लेंगे, फिर वहीं कुछ खा पी कर लौटेंगे, पर बाबूजी के साथ चलने को राजी नहीं हुए तो माँ जी ने भी वहां जाने से मना कर दिया। बच्चे बेचारे इतने बोर हुए, उनका तो सारा इंटरेस्ट फूड कोर्ट में ही रहता है, और घर आकर ये तमाशा हो गया। सच कहना, दाल में क्या इतना ज्यादा नमक था? क्या पता, मैं तो अभी चख भी नहीं पाया था। और वैसे इस कोड का दाल के नमक से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब माँ बाबूजी की चाकरी छोड़कर तुम्हारे साथ मॉल घूमने गई थी ना, फिर तो यह होना ही था। देखो तुम्हारे पास कोई स्टील का सेट हो तो निकाल लो, नहीं तो तुम्हारे सारे डिनर सेट बेमेल हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं, बचपन से ही देखता आया हूं ना। चावल में कंकड़ निकल आए तो सब्जी में बाल नजर आ जाए तो दाल में नमक मिर्च तेज हो जाए तो सामत तो थाली की ही आती थी। आप लोग कुछ कहते नहीं थे? हमारी मजाल थी तब कुछ कहने की। मुझे तो माँ जी पर दया आती है, उनका चेहरा देखा नहीं कैसा हो गया था। बेचारी दिन भर लगी रहती हैं, ब्रश पर पेस्ट तक निकाल कर देती हैं, शेविंग के लिए गर्म पानी देंगी, सारा सामान निकाल कर देंगी, बाद में उठाकर भी रखेंगी, नहाने के लिए गर्म पानी वही निकालेंगी। गीजर का बटन खोलना भी बाबूजी को भारी लगता है,
5-5 मिनट पर आवाज देते हैं। 24 घंटे उन्हें हाजिरी चाहिए। माँ को बचपन से खटते हुए देख रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ दिन यहाँ आकर रहें। मेरी अफसरी का आनंद ये लोग भी उठाएं। पर कहाँ 15 दिन भी तो चैन से नहीं रह पाते। पता नहीं वहां गांव में कौन सा खजाना गड़ा है। माँ जी तो बहुत खुशी से रहती हैं यहाँ पर। बाबूजी उन्हें टिकने ही नहीं देते। एक बात मैंने आपको बताई ही नहीं। कौन सी? अभी मंगलवार को अस्थाना जी के यहाँ सुंदर कांड का पाठ था। मैं माँ जी को लेकर चली गई थी। लौटकर पता चला कि एक कब शहीद हो गया है। गणपत बोला, पापा जी के हाथ से छूट गया था, पर मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर गिराया होगा। चाय के वक्त माँ जी जो सामने नहीं थीं। सोचता हूँ मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे रेवा ने ससुर के कमरे में झांक कर पूछा, बाबूजी, आप नाश्ता टेबल पर लेंगे या यहीं भिजवा दूं? क्यों? तुम्हारी सास महारानी कहाँ गई हैं? उन्होंने कड़क कर पूछा। बाहर डॉक्टर साहब आए हैं, माँ जी का चेकअप हो रहा है। किस बात का? ये कह रहे थे माँ बहुत कमजोर लग रही हैं, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलवा लिया था। उन लोगों को तो शायद देर लगेगी। मैंने सोचा आपका टाइम हो रहा है तो नाश्ता यहीं लगवा दूं। वे कुछ नहीं बोले, रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहे। रेवा ने भी दोबारा नहीं पूछा। छोटे लाल के हाथ नाश्ता लगवाकर कमरे में भेज दिया। डॉक्टर साहब के जाने के बाद जब सुयस माँ को लेकर कमरे में आया तो नाश्ता वैसा ही अनछुआ पड़ा था। इन लोगों को देखते ही बाबूजी ने गुर्राकर पूछा, किस बात का चेकअप हो रहा था? माँ इस बार बहुत कमजोर लग रही थी, तो सोचा एक बार दिखा ही लेते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे खून की कमी हो गई है। दवाइयां तो खैर लिखी ही है, पर कह रहे थे इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। यहाँ आराम ही तो कर रही हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ रही हैं? उन्होंने निष्ठुरता से कहा। माँ, सुयश ने कहा, तुम बाबूजी का नाश्ता गरम करके ले आओ और अपनी भी प्लेट लेती आना, तुम्हारे बिना बाबूजी खाएंगे थोड़े ही। माँ जब चली गई तो सुयश ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था माँ को आराम की सख्त जरूरत है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, यहाँ कौन सा पहाड़ उठा रही हैं? वे जो भी कर रही हैं वह भी उनके लिए ज्यादा है। एक बात का शायद आपको एहसास नहीं है कि माँ अब पहले वाली नहीं रही। आपके साथ साथ वे भी बुढ़ा रही हैं। आपके सारे काम वे कर देती हैं, पर उनका काम करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ ले आया हूँ। सारी झंझटों से मुक्ति पाकर यहाँ आराम से रहिए। मैं छोटे लाल को आपकी सेवा में लगा देता हूँ, वह आपके सारे काम कर देगा। माँ दिन भर कमरे में लेटी रही। बाबूजी दिन भर असहज बने रहे। उसमें पत्नी के प्रति चिंता कितनी थी और नाराजगी कितनी थी, यह जानना कठिन था। दूसरे दिन से माँ का चिकित्सा अभियान विधिवत शुरू हो गया। उसी अनुपात में बाबूजी की चिड़चिड़ाहट भी जारी रहती। छोटे लाल का एक भी काम उन्हें रास नहीं आता। बेचारा दिन भर उनसे झिड़कियां खाता। सुयस ने एक आध बार कहा भी कि बाबूजी, ये गांव के लड़के नहीं हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी सुन लेंगे। यहाँ नौकरों चाकरों से भी इज्जत से बात करनी पड़ती है, गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं। शहर में शायद बाप को बेइज्जत करना जायज है। वे कसैलेश्वर में कहते तो सुयस चुप रह जाता। कभी पत्नी को ठीक ठाक कपड़े पहनने देख लेते तो उनका पारा चढ़ जाता। कहते, तुम तो बीमार हो ना, फिर कलफदार साड़ी पहनकर क्यों मटक रही हो?
बहू कहती है कि दिन भर कोई आता जाता रहता है, आप अच्छे से ही रहा करो। हाँ ठीक तो है, नहीं तो लोग तुम्हें नौकरानी समझ लेंगे, फिर मुझे तो शायद चपरासी ही समझते होंगे। उनका मन हुआ कह दें कि यहाँ के तो चपरासी भी तुमसे ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतना भर कहा, घर में रोज़ ढेर कपड़े प्रेस होते हैं, कमीज वगैरह दे दिया करो न, हमारी वजह से बेटे की किरकिरी हो, अच्छा लगता है। इतना भी वे कैसे कह पाईं, उन्हें खुद आश्चर्य हुआ। बेटे का आश्वस्ति भरा हाथ पीठ पर है, इस एहसास ने ही उन्हें यह साहस दिया होगा। अपनी ओर से बोलने वाला कोई है, यह विश्वास बड़ा बल दे जाता है। माँ जी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। जिंदगी इतनी शानदार कभी न थी। इतनी सेवा टहल जिंदगी में पहली बार पा रही थी। एक पुकार पर कोई न कोई दौड़ा चला आता था। अब न सुबह सवेरे उठकर पानी भरना पड़ता था, न महरी की प्रतीक्षा में आंखें बिछानी पड़ती थीं। हाट बाजार के लिए अड़ोस पड़ोस के बच्चों की चिरौरी करने की भी जरूरत नहीं थी। रसोई की झंझटों से मुक्ति मिल गई थी। परोसी थाली सामने आती थी और मनुहार करके खिलाई जाती थी। बाबूजी यह सब देख देख कर कुटते थे। पत्नी के सुख से ऐसी ईर्ष्या सबको आश्चर्य होता था। मनोरंजन के लिए बेटे ने कमरे में टीवी लाकर रख दिया था, पर बाबूजी को उनका यूं डूबकर टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था। वे बार बार चैनल बदल देते थे। पत्नी का रसभंग करके उन्हें खुशी होती थी। वे अखबार लेकर बैठ जाती तो कहते, कभी पढ़ा था पेपर? काला अक्षर भैंस बराबर है, पर ऐसे दिखा रही हैं जैसे कहीं की कलेक्टरानी हो। बहू कभी सास को प्रेम से मंदिर, भजन कीर्तन या बाजार ले जाती तो घर आकर बाबूजी का गुस्सा झेलना लाजमी था। औरों तक उसकी आंच वे पहुंचने नहीं देती थीं, पर खुद तो उस ताप में झुलस ही जाती थीं। फिर भी कुल मिलाकर दिन अच्छे ही बीत रहे थे कि एक कांड हो गया। उस दिन संडे का स्पेशल लंच लेकर सब लोग अपने अपने कमरों में सुस्ता रहे थे कि गणपत ने आकर सूचना दी, मेहमान आए हैं 2 ऑटो में। बाहर आकर देखा, उनके मुरैना वाले पड़ोसी थे, बाबूजी के परम मित्र। 3 पीढ़ियां साथ थीं, दादा दादी, बेटा बहू और पोता। पोते का इंजीनियरिंग में हो गया था, काउंसलिंग के लिए आए थे। माता पिता को तो साथ आना ही था। माँ बाबूजी से मिलने दादा दादी भी आ गए। चाचा जी, मुझे खबर तो की होती, स्टेशन पर गाड़ी भेज देता, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई। मैंने भाई साहब को फ़ोन कर तो दिया था, मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि कोई लेने क्यों नहीं आया। तब तक बाबूजी बाहर आ गए थे। सुयश ने पूछा, बाबूजी आपको पता था न कि ये लोग आने वाले हैं, तो घर पर बताना तो था। भूल गया, आप बता देते तो मैं खुद स्टेशन चला जाता। पता है वे लोग कितना परेशान हुए हैं। भोपाल में घर ढूंढना कोई आसान काम है। कह तो दिया कि भूल गया, अब क्या फांसी चढ़ाओगे? रेवा ने पति को इशारे से बरस दिया कि अब कुछ न बोलें, बेकार मेहमानों के सामने तमाशा होगा। वह भीतर आकर चाय की तैयारी में जुट गई। उस घर की बहू भी पीछे पीछे चली आई। उसने बताया कि वे लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि बाबूजी ने ताकीद कर दी थी कि खाना घर पर ही खाना। गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, फिर भी पापा जी ने बाहर से खाना लेने नहीं दिया। बोले इतने लोगों का खाना बर्बाद होगा। रेवा समझ तो गई कि बाबूजी ने यह सब जानबूझकर किया है, पर वह वक्त गुस्सा करने का नहीं था। उसने शांत भाव से कहा, आप लोग चाय पीकर फ्रेश हो लें, तब तक खाना बन जाता है। उसने फटाफट दाल चावल का कुकर चढ़ाया, गणपत से आटा गुंथवा कर रख लिया। फिर होटल में फ़ोन करके 3 सब्जियां, रायता और एक मीठा मंगवा लिया।
खाने की मेज इतनी सजी हुई थी कि मेहमान प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इतनी सी देर में इतना सब कुछ! बाबूजी का माथा ठनका। सब घर पर ही बनाया है या बाहर से मंगाया है? सुयस ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा तो बोले, भाभी जी बाहर का खाती नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेहमान बुजुर्गवार ने कहा, भाई साहब, जब से चरमधाम यात्रा की है सारा परहेज छूट गया है। उन्होंने विषय का वहीं पटाक्षेप कर दिया। गरम फुलके परोसती हुई रेवा ने भी राहत की सांस ली। मेहमान 3 दिन रहे, बड़े प्रसन्न रहे। जाते हुए असीस दे गए। यहाँ की खातिरदारी से वे लोग अभिभूत थे और यह सच भी था। सुयस और रेवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुयस ने एक गाड़ी और ड्राइवर उन्हें दे दिया था। रेवा ने एक भृत्य उनके नाम कर दिया था। सुयस ने उन्हें बाहर की सैर करा दी थी। घर में रेवा ने अपनी पाक कला के जौहर दिखा दिए थे। मेहमानों को खुश तो होना ही था। वे बार बार माँ बाबूजी से कह रहे थे, आप दोनों तो जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं, यहीं बने रहिए। बाबूजी को इतनी ज़्यादा प्रशंसा हजम नहीं हो रही थी। जाते हुए उन्होंने डिठौना लगा ही दिया। माफ़ कीजिए, उस दिन आप लोगों को होटल का खाना खाना पड़ा था, पर क्या करूं, गलती मेरी ही थी, मैं ही बताना भूल गया था। सुयस ने सुना और खून का घूंट पीकर रह गया। शाम को दफ्तर से लौटते ही सुयस ने कहा, बाबूजी, आपने यह चश्मा कब बनवाया था? याद नहीं, 5-6 साल तो हो गए होंगे। क्यों? इतना गैप ठीक नहीं है। सोच रहा था आप यहाँ आए हैं तो एक बार आंखें टेस्ट करवा ली जाए। प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि बाबूजी को मना करने का कोई बहाना ही न मिला। सुयस उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गया। आंखें टेस्ट करवाकर नया नंबर लिया। फिर चश्मे की दुकान पर जाकर फ्रेम पसंद किया और ऑर्डर लिखवाया। लौटते समय उन्हें इधर उधर घुमाते हुए दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहा। वे उदासीन भाव से सुनते रहे। एकाएक सुयस ने कहा, बाबूजी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? कहो। हमने किसी भी बात का बुरा मानना अरसे से छोड़ दिया है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। उत्तर हतोत्साहित करने वाला था। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि सुयस क्या कहने वाला है, इसीलिए उन्होंने यह रुख अपनाया था। सुयस ने फिर और भूमिका नहीं बांधी और ताबड़तोड़ कह ही डाला, उन लोगों के जाते समय वह होटल वाली बात उठाने की क्या जरूरत थी? वे लोग तो शायद उस बात को भूल ही चुके थे, पर आपने फिर से याद दिला दी। इस बात को न वे भूलेंगे और न मैं भूल पाऊंगा, क्योंकि घर आए मेहमान को बाहर का खाना खिलाने की हमारी परंपरा नहीं है। बाबूजी खासे तैस में थे। बाबूजी, अव्वल तो गलती आप ही की थी और इसे आपने स्वीकार भी किया है। आप तो जानते हैं कि रविवार शाम पंडित की छुट्टी होती है। फिर भी रेवा से जितना बन पड़ा उसने किया। पूरा खाना बनाने बैठ जाती तो रात हो जाती और वे लोग दिन भर के भूखे थे। फिर भी घर में 2-2 औरतों के होते हुए खाना होटल से आए, ये शर्म की बात है। बाबूजी अपनी जिद पर अड़े थे। मैं होता तो आधी रात को भी कान पकड़कर उठाता और 10 लोगों का खाना बनवाता। मैं मानता हूं आप बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं, करते ही आ रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी मेरे लिए पांव की जूती नहीं है, वह घर की लक्ष्मी है। ये क्यों नहीं कहता कि बीबी से डरता है? जोरू का गुलाम हो गया है तू। पत्नी की इज्जत करना अगर गुलामी है तो मैं गुलाम ही सही, और बाप की इज्जत करना कब सीखोगे? सुयस ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। अच्छा ही हुआ जो ड्राइवर साथ नहीं है, नहीं तो आज का यह संवाद कल पूरे दफ्तर में ब्रॉडकास्ट हो जाता। सुयस तो अपनी बात कह चुका था, पर बाबूजी अभी भी फनफना रहे थे। मुझे मालूम है तुम लोग मुझे
सिर्फ माँ की खातिर झेल रहे हो तो इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ को जितनी मर्जी हो रख लो, पर मेरा टिकट बनवा दो, मैं वापस घर जाऊंगा। आप तो ऐसा कहेंगे ही क्योंकि आप पक्का जानते हैं कि माँ आपको अकेले जाने नहीं देंगी। वैसे आप चिंता ना करें, आप दोनों का टिकट बनवा रखा है क्योंकि आजकल समय पर दिक्कत होती है। माँ यहाँ बहुत खुश है, उन्हें आराम मिल रहा है, वे बहू की सेवा पा रही हैं, बच्चों में उनका मन रमा है। तो निश्चित था कि आपसे यह सब देखा नहीं जाएगा और आप घर जाने की जिद मचाएंगे, इसीलिए मैंने पहले से टिकट का इंतजाम कर रखा था। बाबूजी फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गए। सुयश ने ठीक ही कहा था। माँ किसी तरह रहने को राजी नहीं हुई। बोली, इतने दिन तक सेवा की है, अब चौथेपन में अजस क्यों लूँ? अपने रहते तो मैं उनकी शान में कोई कमी आने नहीं दूंगी। अब बाद में जो भी हो। हम पर विश्वास नहीं है क्या? सुयश ने हंसकर कहा और सजल नेत्रों से माता पिता को विदा किया। उस रात मन बहुत उदास था। कितना चाहता हूँ माँ को कम से कम इस उम्र में थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम मिले, पर बाबूजी, लेकिन बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं? वे यहाँ आराम से क्यों नहीं रहते? यहाँ उन्हें क्या तकलीफ है? उनकी तकलीफ तुम नहीं समझोगी। बाबूजी हमेशा से बड़े दुर्दांत रहे हैं, पर उम्र के साथ उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। हर कोई उनसे छिटक कर दूर चला गया है। एक माँ ही रह गई हैं जिन पर वे रोब गांठ सकते हैं, अपनी सत्ता चला सकते हैं। इसलिए वे माँ को कसकर पकड़े रखना चाहते हैं। चाहता हूँ कि माँ कुछ दिन तो सुख से रहें, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएं, पर इनके रहते तो संभव ही नहीं है। छी, कैसी बातें सोच रहे हैं आप? रेवा ने एकदम से झिड़क दिया तो सुयश सकपका गया। आपको क्या लगता है माँ उस हालत में खुश रह सकेंगी? कतई नहीं। अब तो उनका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। उनके लिए जिंदगी का एकमात्र अर्थ बाबूजी की सेवा ही है। उसके बिना तो वे जी ही नहीं पाएंगी। आप उस तरह की कोई बात मत सोचो प्लीज। सॉरी, सुयश ने कहा और करवट बदलकर लेट गया। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। रेवा का भी शायद यही हाल था, क्योंकि कुछ देर बाद उसने कंधे पर उसका हल्का सा स्पर्श अनुभव किया और फिर अंधेरे में उसकी आवाज़ उभरी, सुनिए, मेरे मन में अभी अभी एक बात आई है। अगर कभी हमें बाबूजी को अकेले झेलना पड़ गया तो हम कर तो पाएंगे ना? प्रश्न सचमुच विचारणीय था। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।